हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। मुझे यकीन है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और कभी भी बीच में पढ़ाई को छोड़िए मत, हमेशा पढ़ते रहिए। और ज़्यादा दिन अब पेपर में बचे नहीं हैं, तो जितना हो सके जान लगा लीजिए। इसी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम देखने वाले हैं इक्विटी लॉ की एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन, और जो कि सबसे पहली मैगज़ीन है। तो साम्य के आधार सूत्र हम देखेंगे, और ये मैं बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 तो फिक्स है, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो नंबर चाहे कम हो, नंबर चाहे ज़्यादा हो, इम्पॉर्टेंट तो हर चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ आपको आपके सिलेबस में है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, तो भी वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो वैसे ही ये इक्विटी लॉ भी आपके लिए है, प्रिलिमिनरी में भी है और मेंस में भी है। इसके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है बता दिया जाए कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो साम्य यानी इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ये कोर्ट ऑफ चांसरी यानी इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ चांसरी से आया है। और वो क्यों आया ये जानिए अब आप लोग। कॉमन लॉ जो थे यानी सामान्य जो वहाँ की विधि थी, उनमें बहुत सारी कमियाँ थी। तो कुछ ऐसी विशेष कमियां थी जिन्हें आप गिनती कर सकें, उन्हें दूर किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो न्यायालय में आता है राहत मांगने के लिए इस उम्मीद से कि उसे न्याय मिलेगा, वो बिना न्याय के वापस ना जा सके। यही था इक्विटी कोर्ट्स को बनाने के पीछे का मकसद। और उसी में बहुत सारी मैगज़ीन जो है वो डेवलप हुई उसी क्रम में। तो अभी जो मैगज़ीन आपके सामने दिख रही है वो पहली मैगज़ीन है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग टू बी अ विदाउट रेमेडी। साम्य किसी भी अप्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय की शरण में आ रहा है, तो न्यायालय कोशिश करेंगे कि वो बिना न्याय के वापस ना जाए, उसे हर संभव प्रयास किया जाए न्याय देने का। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन लॉ में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स को डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो वो कमियां क्या थी वो भी अब आप देखिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स में छोटा करके लिखा है, लेकिन मैं आपको ये अच्छी तरह से बताऊंगी। सबसे पहली कमी क्या थी कॉमन लॉ की, कि कोई भी उपचार जो है कहीं कहीं किसी भी चीज़ के लिए उपलब्ध नहीं होता था। जैसे कि ऐसे मामले में जिसमें उपचार प्रदान करने की गुंजाइश है और सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं होता था। तो फिर इसीलिए जो है इक्विटी कोर्ट्स बनाए गए कि जो उपचार, जो न्याय हम कॉमन लॉ कोर्ट से नहीं पा सकते, वो हम जाके इक्विटी कोर्ट से ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे मामले में जिसमें जो सामान्य विधि के अंतर्गत यानी कॉमन लॉ के अंतर्गत उपचार उपलब्ध तो है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है। तो पर्याप्त उपचार प्रदान करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स को बनाया गया। और कॉमन लॉ कोर्ट्स जो थे, उनकी जो प्रक्रिया थी, जो वो अपनाते थे, वो थोड़ी दोषपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से न्याय नहीं हो पाता था। तो ऐसे मामले में भी उपचार प्रदान किया गया इक्विटी कोर्ट्स के द्वारा साम्य न्यायालयों से, जिनमें सामान्य विधि की दोषपूर्ण प्रक्रिया की वजह से पक्षकारों को न्याय ही नहीं मिल पाता था। तो ये थी कुछ 3 कमियां कॉमन लॉ कोर्ट्स की, जिसकी वजह से इक्विटी कोर्ट्स को बनाया गया ताकि इन कमियों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहीं से आता है यूबी जस ईबी रेमेडियम का कॉन्सेप्ट। बहुत लोग इसे ऊबी जस ईबी रेमेडियम भी कहते हैं, लेकिन मुझे ऊबी बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यूबी ही बोलती हूँ। आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एशबी वर्सेस वाइट का केस जो है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, यहीं से थ्योरी आती है यूबी जस ईबी रेमेडियम। जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। इस कॉन्सेप्ट के आने के पहले ये प्रथा थी कि अगर किसी मामले में आपका कोई अधिकार नहीं है तो आपको उपचार भी नहीं मिलेगा। ये पहले था, इसके पहले। लेकिन जैसे ही यूबी जो सीवी रेमेडियम का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे क्या हो गया कि जहाँ पे अधिकार होंगे तो उपचार भी होंगे। यानी कोई भी अधिकार जो आपको मिलेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे ताकि आपके अधिकारों का हनन ना हो सके, उसे कोई छीन ना सके, कोई कम ना कर सके। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूबी जस ईबी रेमेडियम के कॉन्सेप्ट आने के पहले चलता था
कि अगर किसी मामले में आपको अधिकार उपलब्ध नहीं है तो उपचार भी उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन एशवी वर्सेस वाइट का केस आने के बाद में ये कॉन्सेप्ट पुराना वाला बदल गया। अब नया आ गया कि जहाँ पे अधिकार होंगे वहीं पर उपचार भी होगा। यानी कि कॉमन लॉ कोर्ट्स में एक प्रिस्क्राइब्ड पहले से लिस्ट थी जिसमें अधिकारों की चर्चा की गई थी कि अगर उस लिस्ट में आप जिस राइट्स के वॉयलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आपको जो राइट्स चाहिए उस लिस्ट में अगर आपके राइट फिट होते हैं, यानी उस लिस्ट में बात की गई है आपके अधिकारों की, तो ही आपको अधिकार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये एशबी वर्सेस वाइट का केस आता है ये बात बदल जाती है। अब आप ये ध्यान रखिए कि इसमें एक ही लैंडमार्क जजमेंट आपको पढ़ना है, एशबी वर्सेस वाइट का। अब जो एग्ज़ाम का हमारे मेन मुद्दा क्या है जुडिशियल सर्विस बिहार के लिए, कि वो आपको ये पूछता है कि ये वाली जो मैगज़ीन है, ये इंडिया में जो लॉज एप्लीकेबल हैं, जो इंडिया में कानून चलते हैं भारत में, वहाँ पे कौन कौन से कानूनों में या विधि में इस सूत्र को मान्यता प्रदान की गई है, कहाँ कहाँ ये सूत्र दिखाई देते हैं। तो उस सेक्शन के बारे में, आर्टिकल के बारे में, या कोई केस है या कुछ भी है ऐसा, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो इसके लिए आपको रिकॉग्निशन ज़रूर पढ़ना है मैगज़ीन का कि ये मैगज़ीन जो है कौन कौन से एक्ट में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में एप्लीकेबल है। तो ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ रिकॉग्निशन वाला पॉइंट, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए सीपीसी के सेक्शन 9 में और सेक्शन 151 में। तो आपको पता है सेक्शन 9 क्या, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन 9 जो है सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में बात करता है और 151 में आपको कोर्ट के इनहेरेंट पावर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे इस सूत्र को मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद ट्रस्ट में आप देखिए कि बहुत जगह आपको मिलेगा। ट्रस्ट में जैसे न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यासों को जो मान्यता प्रदान की गई है और उनके निष्पादन की जो व्यवस्था की गई है उसमें आपको इस सूत्र का समावेश मिलेगा। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप देखिए, वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कहाँ, तो उसमें जो भी रेमेडी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आपको रेमेडी ही प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। तो विशिष्ट अनुपालन के लिए आप जो वाद लाते हैं, विलेखों के परिशोधन के लिए वाद लाते हैं, विलेखों के विलोपन के लिए वाद होता है, घोषणात्मक डिक्री के लिए होता है, व्यादेश के लिए जो भी रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको प्रोवाइड की गई है, वहाँ पर सब जगह इस सूत्र का समावेश है, इस मैगज़ीन को इस्तेमाल किया गया है। तो आप इसको अपने बुक से डिटेल में पढ़िएगा। मैंने तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ही आपको बताया है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इक्विटी की मैगज़ीन जो सामने है कि सामने किसी भी प्रकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। उसके बाद कॉमन लॉ कोड्स की कमियां क्या थी जिसकी वजह से इक्विटी कोड को डेवलप किया गया, बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया। एसबी वर्सेस वाइट का केस, इसका जजमेंट है, इससे रिलेटेड है। यूबी जो सीवी रेमेडियम पढ़ना है आपको, और इसका रिकॉग्निशन कि कहाँ कहाँ इस सूत्र को डाला गया है भारत के कानूनों में। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये उपचार उपलब्ध हो जाए, इस उपचार की वजह से आपको न्याय उपलब्ध है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पहले ही बना दिया गया है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि नैतिक अधिकारों के लिए आपको कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, कि आपका जो मॉरल राइट्स बनता है और उसका अगर आपका हनन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। नैतिक अधिकार हो गए, जैसे कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप उसको डूबते से नहीं बचा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर केस करके आपको जेल थोड़ी भेज देगा कि भाई इसने डूबते हुए से मुझे नहीं बचाया। तो ये एक नैतिक कर्तव्य है उसका कि वो आपको बचा ले डूबते हुए से। अब हो सकता है उसको खुद ही तैरना ना आए तो वो आपको क्या बचाएगा, मतलब जो खुद ही डूबने से डर रहा हो। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये एक मॉरल ड्यूटी है किसी की कि वो आपको डूबते हुए से बचाए, लेकिन आप उसके ऊपर केस थोड़ी कर देंगे। तो यही है कि जहाँ पर ब्रीच ऑफ मॉरल राइट्स होता है तो वहाँ पर आप जो है इस सूत्र की मदद नहीं ले सकते हैं। इस रेमेडी, ये जो आपकी रेमेडी कोई हेल्प नहीं करेगी। उसके बाद न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार के अंदर अगर कोई बात आती है तो ही रेमेडी मिलेगी, यानी कि अगर आपका जो राइट है आपको उसके लिए रेमेडी चाहिए, वो दोनों ही आपके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर आते हैं। मतलब मान लेते हैं कि जैसे आप किसी कोर्ट में जा रहे हैं, इक्विटी कोर्ट की बात हो रही है, और वो जो इक्विटी कोर्ट है वो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो हो सकता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
तो ये एक लिमिटेशन है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर आपके अधिकार आने चाहिए, तो ही आपको उपचार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 2 लिमिटेशन है जो आपको इस मैगज़ीन के साथ में पढ़नी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया 10 मिनट का, पर मैं क्या करूँ, बिना समझाए तो वीडियो को एंड नहीं कर सकते। आप इसे अपनी बुक से पढ़िएगा, और क्या क्या पढ़ना है ये तो मैंने पॉइंट आउट कर ही दिया है पेजेस में। मैंने पेंसिल से लिखा है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी हो रही है पढ़ने में, आराम से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार वीडियो को सुनिएगा और अपने बुक से इसमें मार्क कर लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, और रिवाइज़ करते चलिएगा। कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे इससे आपके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हो सकता है कि कोई मैगज़ीन हो सकता है कोई सेक्शन हो, जो मुझे सामने दिख जाए, जो जिसके लिए मौका मिल जाए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन आप अभी सोइए मत, पढ़ाई करिए, इतनी रात भी नहीं हुई है कि हम सो जाएं। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।